Hello students, today we will learn the chapter number 2 Resources of India, class 10th, English medium, social science. स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर नंबर 2 को थोड़ा शॉर्ट में समझाऊंगा। जो जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स या इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपका एग्जाम से रिलेटेड, वही मैं आपको समझाऊंगा। क्योंकि लेसन बहुत लेंदी है और वीडियो बहुत लेंदी बन जाएगा, तो इसके लिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं इस पूरा जो टॉपिक रहेगा इसमें जो मेन मेन पॉइंट होंगे वो मैं आपको समझाऊंगा। इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हम इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे एक तो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स यानी कि कृषि की फसलें, मिनरल्स यानी कि खनिज, और पावर रिसोर्सेज यानी कि शक्ति के साधन। मिनरल्स हमें खनिज, जो खनिज पदार्थ जो भूमि से प्राप्त होते हैं, वे इसी के बारे में हम लोग सब पढ़ेंगे। मैं आपको यहाँ पर कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, जो भारतीय अर्थव्यवस्था होती है उसमें कृषि का कितना योगदान होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर इज आवर primary occupation. It includes both cultivation of crops and animal rearing. Contribution and importance of agriculture can be seen in Indian economy as follows. जो कृषि होती है वो हमारी प्राथमिकता का व्यवसाय है, और इसमें फसलों की खेती, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स यानी कि इसमें एक तो फसलों की खेती, साथ ही साथ जो पशुपालन भी सम्मिलित होता है, इसमें शामिल होता है। कंट्रीब्यूशन जो भी जितना भी योगदान होता है हमारी अर्थव्यवस्था जो होती है, भारतीय अर्थव्यवस्था होती है, उसमें कृषि का कितना योगदान होता है उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट नंबर पॉइंट, 17% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड नरिशेस ऑन इंडियन एग्रीकल्चर, 2/3 पॉपुलेशन ऑफ इंडिया डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर फॉर द लाइवलीहुड। जो भारतीय अर्थव्यवस्था होता है यानी कि कृषि होता है, उसका लगभग 17% भाग, हमारी जनसंख्या का 17% भाग जो होता है वह पोषण जो है कृषि ही करती है, कृषि के द्वारा ही किया जाता है। और 2/3 भाग जनसंख्या का वह पूरी तरीके से कृषि पर निर्भर है। 2/3 labor power of the country is engaged in Indian agriculture. Many people get their employment indirectly also. Either they are engaged in handicrafts or in small industries based on agriculture products in rural areas. Agriculture can give employment to large number of people. 2/3 लेबर, जो 2/3 हिस्सा होता है हमारी जनसंख्या का, वह लगभग सारे लोग जो है कृषि में लगे हुए हैं। और इसके अलावा बहुत सारे डायरेक्ट इनडायरेक्टली जो है रोजगार भी लोगों को प्राप्त होता है। इसके अलावा जो बहुत सारे छोटे छोटे जो हैंडीक्राफ्ट, जो दस्तकारी वगैरह होती है, उसमें लोग लगे हुए होते हैं। और इसके अलावा छोटे छोटे उद्योग धंधे भी कृषि से ही रिलेटेड होते हैं या संबंधित होते हैं, जो हमारा रॉ मटेरियल होता है वो हमें एग्रीकल्चर से ही मिलता है। एग्रीकल्चर कैन गिव एम्प्लॉयमेंट टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल। जो कृषि होती है वो अनेक यानी कि बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देने की संभावनाएं होती है या दे सकती है। एग्रीकल्चर गिव्स रॉ मटेरियल फॉर क्लॉथिंग। क्लॉथ इज मेड फ्रॉम कॉटन, जूट, सिल्क, वूल एंड वूल पल्प। जो कृषि होती है वो हमें ऊनी वस्त्रों की जरूरत को पूरा करने के लिए भी और अन्य दूसरे कपड़े भी पहनने के लिए हमें जरूरत पड़ती है, जिसका जो कच्चा माल होता है वो हमें कृषि से ही मिलता है। जो क्लॉथ, कपड़ा जो होता है वो कॉटन यानी कि कपास से ही हमें कपास, जूट, रेशम, ऊन और लकड़ी की जो लुगदी होती है वह भी हमें कृषि से ही प्राप्त होती है। लेदर इंडस्ट्रीज ऑल्सो बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। जो चमड़ा उद्योग होता है वह भी लगभग पूरी तरीके से कृषि पर आधारित होता है। इट इज द बेसिस ऑफ ऑल द इंडस्ट्रीज यूजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एज रॉ मटेरियल। यहाँ पर ये लगभग जितने भी इंडस्ट्रीज होती है, जितने भी उद्योग धंधे होते हैं, उनके लिए जो कच्चा माल होता है वह भी हमें कृषि से ही प्राप्त होता है। और लगभग ये उनकी आवश्यकता या उपयोगिता का एक आधार बन गया है। Cotton industry, jute, cotton industry, edible oil industry, sugar and tobacco, all these industries are based on agricultural products. Agriculture contribute about 34% to the income from agricultural products. जो हमारे देश को 34% आय जो होती है वह लगभग हमें कृषि से ही प्राप्त होता है। और इसके अलावा हमारे वस्त्र उद्योग, खाद्य उद्योग, इसके अलावा चीनी उद्योग और तंबाकू उद्योग जो होता है उसके लिए भी ये सभी उद्योग भी कृषि पर ही निर्भर
करते हैं, पूरी तरीके से उसी पर बेस्ड हैं। Indian agriculture is nurturing the increasing population. Agricultural products gives carbohydrate, protein, fats, and vitamins from food products. Mahatma Gandhi has said about the production and supply of food, life depends on agriculture. Where agriculture is not beneficial, life itself could not be beneficial there. यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कही है कि जहाँ पर जीवन कृषि पर निर्भर करता है और जहाँ पर कृषि जो है वो लाभदायक नहीं है, वहाँ पर जीवन भी लाभदायक नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो कृषि से रिलेटेड ही जो प्रोडक्ट होते हैं, जो उत्पाद होते हैं, वे हमें कृषि से ही मिलते हैं। जैसे भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, संतुलित आहार वगैरह वे हमें कृषि से ही मिलते हैं। एग्रीकल्चर करके ही हम इन सभी पदार्थों को प्राप्त कर सकते हैं। इंडियन एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री इकोनॉमी और इट्स सक्सेस और फेल्यूर डायरेक्टली अफेक्ट ऑन फूड प्रॉब्लम, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड, means of transport and the national income. Therefore, it is said that the importance of soul in human body is same as the importance of agriculture in Indian economy. हम पूरी तरीके से समझ सकते हैं कि जिस तरीके से एक इंसानी आत्मा में, इंसान में आत्मा का जो महत्वपूर्ण स्थान होता है कि बिना आत्मा के शरीर का कोई मूल्य नहीं है, ठीक उसी तरीके से जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था का मूल आधार ही कृषि है। अगर कृषि ही नहीं करेंगे तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पाएगी। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारे देश में खाद्य की जो समस्या होती है, खाना खाने की जो समस्या होती है, और सरकारी आय, भले चाहे वो आंतरिक हो या बाहरी हो या विदेशी व्यापार के द्वारा आय प्राप्त हो, पूरी तरीके से यातायात के साधनों और कृषि आय पूरी तरीके से कृषि पर निर्भर है। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल लर्न द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर, इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ऑफ इंडिया एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको अभी समझना होगा, ये आपके माइंड में अभी आपको फिट करना होगा। अच्छे से समझें, अच्छे से पढ़ें, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स का हो जाएगा आपका और टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हो जाएगा। ये आपका इस एग्जाम में तो पूछा ही जाएगा, साथ ही साथ आपका 10th क्लास और आगे आने वाली, अगर आप 12th के बाद अगर कोई भी कंपटीशन एग्जाम वगैरह फाइट करते हैं तो वहां पर भी ये टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, ध्यान से पढ़ें और ध्यान से सीखें। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ऑफ इंडिया एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स इन इंडिया, जो भारत में फसलों का जो वर्गीकरण किया गया है, उनको जो बांटा गया है भारत में, उनको हम किस तरीके से दो भागों में बांट सकते हैं। पहला हो जाएगा आपका अकॉर्डिंग टू सीजन और दूसरा हो जाएगा आपका अकॉर्डिंग टू स्टडी। अकॉर्डिंग टू सीजन यानी कि मौसम के अनुसार हो जाएगी आपकी खेती, और दूसरा हो जाएगा आपका अकॉर्डिंग टू स्टडी यानी कि अध्ययन के अनुसार हो जाएगा आपका खेती। दूसरा हो जाएगा खरीफ क्रॉप्स यानी कि खरीफ की फसलें, दूसरा हो जाएगा आपकी रबी क्रॉप्स, रबी की फसलें, तीसरा हो जाएगा आपका जायद क्रॉप्स यानी कि जायद की फसलें। अकॉर्डिंग टू स्टडी, अध्ययन की दृष्टि से, या अध्ययन या हम पढ़ाई के तौर पर अगर हम लोग उसको देखें तो फूड क्रॉप्स, जो खाद्यान्न फसलें होती हैं जिनको हम खाने में या भोजन में उपयोग लेते हैं, वो होती है आपकी फूड क्रॉप्स। और सेकेंड लास्ट हो जाएगा आपका कैश एंड कमर्शियल क्रॉप्स, जो कि कैश यानी कि जिससे नगद या व्यापारिक फसलें जिसको अपन बोलते हैं। हम लोग इन टॉपिक को एक एक करके डिटेल में समझेंगे। पहला आएगा आपका खरीफ क्रॉप्स। द क्रॉप्स विच आर सोन इन द बिगिनिंग ऑफ रेनी सीजन, June, July, and ready to reap by the end of spring season after Dashera, October, November are called Kharif crops. Rice, jawar, bajra, maize, soybean, sugarcane, cotton, groundnut, sesame are the chief Kharif crops. यहाँ पर हो जाएगा आपका वे फसलें, द क्रॉप्स विच आर सोन, वो फसलें जो कौन से रेनी सीजन, जो बारिश के सीजन की स्टार्टिंग में बोई जाती है, जैसे कि जून जुलाई। एंड रीड बाय क्रीप, और जो तैयार पककर तैयार हो जाती है कब, इनको काटा जाता है स्प्रिंग सीजन में। इसमें यानी कि जो ग्रीष्म ऋतु आती है वो शीत ऋतु का जो अंत होता है, स्प्रिंग सीजन आफ्टर दशहरा, दशहरे के बाद जो अक्टूबर नवंबर का जो टाइम आता है, यानी कि ठंड का मौसम जो आता है, उस समय आपकी ये फसलें पककर तैयार हो जाती हैं। ये खरीफ की फसलें कहलाती हैं। इसमें महत्वपूर्ण है आपकी चावल हो जाएगा, ज्वार हो जाएगा, बाजरा हो जाएगा, मक्का हो जाएगा, सोयाबीन हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा, कपास हो जाएगा आपका,
और पटसन हो जाएगा, और ये आपका तिलहन, मूंगफली वगैरह हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपकी खरीफ, मुख्य खरीफ की फसलें हैं। अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे रबी की क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स। द क्रॉप्स विच आर सोन इन अक्टूबर नवंबर आफ्टर दशहरा एंड आर रेडी टू रीप बाय द बिगिनिंग ऑफ समर सीजन इन मार्च अप्रैल आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। वीट, ग्राम, बैरली, मस्टर्ड, टोबैको आर द मेन रबी क्रॉप्स। अब रबी की फसलें वे होती हैं जो फसलें अक्टूबर नवंबर की सीजन, अक्टूबर नवंबर के समय बोई जाती है, लगभग दशहरे के बाद, और कब पककर तैयार हो जाती है, बिगिनिंग ऑफ समर, और ग्रीष्म ऋतु आने से पहले ये पककर तैयार हो जाती हैं, यानी कि लगभग मार्च अप्रैल का महीना जो हम फसल काटते हैं वे आपकी रबी की फसलें कहलाती है, आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। वीट यानी कि गेहूं, चना, इसके अलावा आपकी जौ और सरसों, इसके अलावा तंबाकू आदि आपकी रबी की फसलें कहलाती हैं, मुख्य रबी की फसलें कहलाती हैं। तो हम समझ सकते हैं कि अभी जो हमारे खेतों में फसलें बोई गई हैं वो रबी की फसलें हैं। इसके बाद जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाएगी वो रहेगी हमारी, अभी जो खरीफ की फसलें बो रखी है और अक्टूबर नवंबर में जो फसलें बोई जाएगी वो हो जाएगी आपकी रबी की फसलें। Next point, जायद crops. The crops grown in summer, especially vegetables and green fodder, are called जायद crops. वे फसलें जो लगभग ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती हैं, विशेषतः जैसे सब्जियां या जो इसके अलावा जो चारे की फसल, जो चारे की खेती जो होती है वह जायद की फसलों में गिना जाती है। फूड क्रॉप्स यानी कि खाद्यान्न फसलें। By food crops we mean the crops which are the main component of food: rice, wheat, ज्वार, maize, बाजरा, gram, tar and other pulses are included in food crops. खाद्यान्न फसलें, by food crops, खाद्यान्न फसलें वे होती हैं जो जिनका उपयोग, मुख्य उपयोग हम अपने खाने में लेते हैं, खाने में करते हैं। खाद्यान्न फसलें में जैसे अनाज और दालें दोनों सम्मिलित होती हैं, दोनों इंक्लूड होती हैं। जैसे कि आपका हो जाएगा चावल, गेहूं, ज्वार और मक्का, बाजरा वगैरह, ये सारी फसलें आपकी जो है फूड क्रॉप्स यानी कि खाद्यान्न फसलें कहलाती हैं। अरहर, तुअर वगैरह जो हो गया आपका, तुअर हो गया आपका, ये आपकी और भी दूसरी जो दालें हैं वे सभी आपकी खाद्यान्न फसलों में गिनी जाती हैं। कैश एंड कमर्शियल क्रॉप्स, कैश यानी कि नगद या व्यापारिक फसलें। कैश एंड कमर्शियल क्रॉप्स मीन्स द क्रॉप्स विच आर नॉट यूज्ड एज फूड डायरेक्टली बट दे आर सोल्ड टू जनरेट कैश। दीज क्रॉप्स इंक्लूड कॉटन, जूट, टी, कॉफी, सोयाबीन, ऑयल सीड, शुगर केन, टोबैको, रबर एक्सेट्रास। कैश एंड कमर्शियल, नगद व व्यापारिक फसलें वे होती हैं जिनका उपयोग केवल हम डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष रूप से खाने के लिए, भोजन के लिए उत्पन्न नहीं करते हैं, बल्कि उनका उपयोग हम या उनका उत्पादन हम इसलिए करते हैं ताकि उन्हें बेचकर कुछ कैश कमाया जा सके, कुछ नगद कमाया जा सके, कुछ पैसा कमाया जा सके। और इस प्रकार की फसलों में जो शामिल हैं जैसे कि चावल, जैसे कि हो जाएगा आपका कपास, जूट, चाय, कॉफ़ी और तिलहन, सोयाबीन, इसके अलावा गन्ना, तंबाकू आदि, रबर वगैरह, ये सभी ऐसी फसलें हैं जिनका उपयोग हम खाने के लिए न करते हुए इनका उपयोग अपनी आय को बढ़ाने के लिए, इनकम को बढ़ाने के लिए करते हैं। The table given below shows the position of India in the world in production of some crops and their main प्रोड्यूसिंग स्टेट। यहाँ पर एक टेबल आपको मेंशन किया गया है। यहाँ पर बहुत सारी आपकी जो क्रॉप्स हैं, जो खरीफ, रबी या जायद की जो क्रॉप्स हैं उनको मेंशन किया गया है, और वो कौन कौन सी स्टेट के द्वारा कौन कौन सी स्टेट में इनको जो है डेवलप किया जाता है, पैदा किया जाता है या उत्पादन किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है, वे यहाँ पर बताया गया है। जैसे वीट आपका हो गया, गेहूं आपका हो गया उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड एंड गुजरात। इन स्टेट्स में जो है वीट की जो प्रमुखता से गेहूं को बोया जाता है। राइस हो गया आपका वेस्ट बंगाल, यूपी, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, उड़ीसा एंड असम। तो इस तरीके से अनदर स्टेट्स हैं जहाँ पर इन फसलों को बोया जाता है। ये टेबल यहाँ पर दिया हुआ है कि पोजीशन इन इंडिया इन द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स की, कौन से क्रॉप्स की प्रोडक्शन में, पोजीशन में इंडिया कौन से
नंबर पर है। एंड उसके बाद जो हाईएस्ट प्रोडक्शन स्टेट जो है वो कौन सी है, वो यहाँ पर टेबल के द्वारा हमको मेंशन किया गया है। आप इसको समझ लें, अच्छे से लर्न कर लें, अच्छे से इसको देख लें। मैं आगे एक नया टॉपिक लेकर आपको चलूँगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पर टाइप्स ऑफ फार्मिंग। कितने प्रकार की फार्मिंग की जाती है वो वहाँ पर हम लोग इसको डीप में समझेंगे। द क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मिंग ऑन द बेसिस ऑफ लैंड होल्डिंग, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, ट्रेडिशनल्स ऑफ फार्मिंग एंड द रेशियो ऑफ एनिमल्स पोसेस्ड बाय द फार्मर इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ फार्मिंग। ये कृषि के प्रकार, कृषि के जो प्रकार हैं वो एक तरीके से किस तरीके से कि वहाँ पर लैंड होल्डिंग कितने क्षेत्र में खेती की जाएगी, और या कितनी मात्रा में फसलों को उगाया जाएगा, और कितने कृषि खेती के कौन कौन से प्रकार हैं, ये किन किन का उपयोग करके फसलें उत्पादित की जाएगी, और जो रेशियो होगा एनिमल्स प्रोसेस बाय द फार्मर, और कितनी मात्रा में एनिमल्स जो है किसी भी फार्मर या किसान के द्वारा पाले जाते हैं, उसके आधार पर हम अलग वो ये कृषि के प्रकार कहलाते हैं। On the basis of availability of resources such as irrigation, fertilizers, machines, etc., farming is divided into following types। जो कि अलग अलग प्रकार की अवेलेबिलिटी और रिसोर्स जो संसाधन होते हैं उनके आधार पर कृषि जो अनेक प्रकार की जो खेती है उसको इन 5 से 6 मुख्य रूपों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट, जनरल फार्मिंग। When an agricultural farm is organized in such a way that its land is used for the production of different crops or for agriculture based occupations and each one becomes the source of income, then his type of farming is called general or normal farming. Generally, the farmer adopts this type of farming to satisfy his domestic needs so that he can run his livelihood smoothly. The farmer select the crop, livestock, business according to his needs. जनरल फार्मिंग, वेन एंड एग्रीकल्चर, जब ये इस प्रकार की जो खेती होती है उसमें जो कोई भी एक उद्यम या साधन होता है उसको इस तरीके से उपयोग में लाया जाता है कि उसका उपयोग जो है मेनली या मुख्य तौर से इसका जो उपयोग जो होता है वह खेती किसान अपनी जो आवश्यकताएं होती है उनकी अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए करता है या अपनी इनकम का सोर्स बनाने के लिए करता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो भी कोई एक किसान होता है या जो एक फार्मर होता है वो अगर अपन पर्टिकुलर अपनी नॉर्मली अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए खेती कर रहा है तो उसको अपन बोलेंगे जनरल फार्मिंग। जनरल यानी कि जैसे कि नाम से मालूम पड़ रहा है सामान्य खेती जिसे हम कहेंगे। इसमें हो सकता है कि कभी वो अपने उपयोग के लिए साथ ही साथ कुछ पशुओं को भी पाल लेता है, और इसमें अधिकतर जो उसकी जो पॉइंट होता है या एक तरीके से जो उसका जो मेन जो उद्देश्य होता है उसका, वह अनेक प्रकार की जो उसकी डोमेस्टिक नीड्स, घरेलू जो ज़रूरतें होती है उन आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए ही ध्यान में रखकर वह करता है। और इस वाली खेती में या जनरल जो फार्मिंग होती है इस प्रकार की खेती में किसान जो एक तो सिलेक्ट द क्रॉप, फसल का चुनाव, और अपना ध्यान या अपना जो अनाज वगैरह पैदा हो जाता है उसको मंडी में ले जाना, और इसके अलावा बिजनेस वगैरह जिस तरह का उद्यम अगर वो चलाता है तो वो सारा जो फैसले होता है वह खुद ही अपनी आवश्यकताओं के अनुसार करता है। सेकंड हो जाएगा आपका स्पेसिफिक फार्मिंग। That type of farming is called specific farming in which a farmer obtains 50% of the total income or more from only one crop. For example, if a farmer obtains 50% or more than 50% income of the total income from soybean only, we will call it soybean farm. इस प्रकार की खेती में जो होता है ये स्पेशल पर्टिकुलर किसी विशेष प्रकार की फसल को ही एक ही प्रकार की फसल को उगाया जाता है, और इसका जो मेन डेमो होता है वो ये होता है कि 50% जो जितनी भी उसकी इनकम हुई है उसका जो टोटल इनकम का जो परसेंटेज होता है वह या तो 50% हो या 50% से अबव हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये स्पेसिफिक फार्मिंग है, यानी कि पर्टिकुलर एक ही प्रकार की फसल को उगाया गया है इनकम को प्राप्त करने के लिए, और इनकम का जो परसेंटेज होता है वो लगभग 50 से ऊपर ही होता है या 50 से ज़्यादा ही होता है। जैसे मान लीजिए कोई किसान अगर सोयाबीन की फसल उगाकर 50% या 50% से ज़्यादा आय अगर प्राप्त करता है टोटल इनकम में, तो हम इसे कहेंगे एक विशेष
या विशेष खेती या विशिष्ट खेती। देयर आर सम characteristics of specific farming such as nearby location of mandi or market, strong financial condition of the farmer, etc. The farming should not be affected much by the unfavorable condition of the weather. इस प्रकार की जो खेती होती है, यानी कि जो आपकी जो विशिष्ट खेती होती है, इसमें हम कहेंगे कि जैसे सोयाबीन की जो खेती होती है, फार्म की जो खेती होती है, उसके लिए कुछ विशेष आवश्यकताएं होती है या विशेष शर्तें होती हैं जिसे हम समझते हैं। जैसे एक तो जहाँ पर हमने फार्म लगाया हुआ है उसके पास में मंडी होना चाहिए या बाजार होना चाहिए जहाँ पर हम हमारी फसल को बेच सकें, और दूसरा स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द फार्मर, जो किसान का आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहिए। और इसके अलावा जो फार्मिंग खेती जो होती है वो वेदर कंडीशन जो होती है, मौसम या क्लाइमेट चेंज होता है तो उसकी वजह से वो अफेक्टेड नहीं होनी चाहिए या प्रभावित नहीं होनी चाहिए। ड्राई फार्मिंग वो होती है शुष्क खेती, ड्राई यानी कि सूखा, जहां पर बारिश कम होती है उसको अपन ड्राई फार्मिंग कहेंगे। फार्मिंग इन द एरियाज वेयर द एनुअल रेनफॉल इज लेस देन 50 सेंटीमीटर कॉल्ड ड्राई फार्मिंग। ऐसी खेती जिसे हम शुष्क खेती भी कहते हैं, जहां पर ऐसा क्षेत्र जहां पर 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है वहां पर शुष्क खेती कहलाती है। इन दिस सिस्टम ऑफ ड्राई फार्मिंग टू ग्रो क्रॉप्स, इस प्रकार की खेती में फसल को उगाने के लिए रेन वाटर इज प्रिजर्व्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, जो बारिश का पानी होता है उसको लंबे समय तक सुरक्षित करके रखा जाता है। फेल्यूर ऑफ क्रॉप्स इज कॉमन फीचर ऑफ ड्राई फार्मिंग, जो इस प्रकार की खेती में फसलों का असफल होना, यानी कि बहुत बार फसलें निश्चित मात्रा में उग नहीं पाती है या पर्याप्त मात्रा में उत्पादन नहीं होता है, ये इसके ड्रॉबैक है या नुकसान है। द मेन रीजन फॉर दिस फेल्योर आर, ये नुकसान होने के कारण क्या क्या है, ये फसलों के असफल होने के क्या क्या कारण है, उनमें फर्स्ट रहेगा आपका इनसफिशिएंट एंड अनयूजुअल रेन। इनसफिशिएंट की अपर्याप्त और असामान्य वर्षा जो होती है, अनयूजुअल असामान्य वर्षा। इसके अलावा दूसरा हो जाएगा लेट अराइवल एंड अर्ली रिट्रीट ऑफ मानसून, या तो बारिश का देर से आना और जल्दी खत्म हो जाना या बंद हो जाना। थर्ड नंबर हो जाएगा नो रेन फॉर ए लॉन्ग टाइम ड्यूरिंग क्रॉपिंग, या फसल उगाने के बाद लंबे समय तक बारिश का न होना। फोर्थ हो जाएगा आपका लो कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू होल्ड मॉइस्चर, या मिट्टी की जो नमी को होल्ड करना या नमी को धारण करने की जो क्षमता होती है उसका कम होना। या फिर फिफ्थ लास्ट हो जाएगा आपका लो फर्टिलिटी ऑफ लैंड एक्सेट्रा, यानी कि मिट्टी में जो उर्वरक जो होते हैं उनकी कमी होना। Mixed farming. In mixed farming, animals are also reared along with crop production. Mixed farming is based on the principle that 10 to 49% of the मिक्स्ड फार्मिंग हम बोलेंगे कि इस प्रकार की खेती जिसमें हम पशु पालन भी साथ में करते हैं।